चलिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, इससे आने वाली जितनी भी क्लासें होंगी वो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, और दिया गया है स्पेस मीविंग। तो यहां पर हम कौन सा वर्ब फिल करेंगे, इज, आर, वर या बोथ, बी एंड सी। अब ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तो यहां पर देखिए हमें समझने वाली बात यह है कि ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, और व्हाइट क्या है, एडजेक्टिव है। अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर आते हैं, ठीक है, दोनों के साथ में आर्टिकल ए लगा होता है, तो इस कंडीशन पर ए ब्लैक कैट और अ व्हाइट कैट, ये दो कैट यहां पर कंसीडर की जाएंगी। मतलब ये जो सब्जेक्ट बनेगा ये कैसा बनेगा, ये प्लुरल कंसीडर किया जाएगा, मतलब एक व्हाइट कैट अलग है, ब्लैक कैट अलग है। तो यहां पर जो हम वर्ब लगाएंगे वो प्लुरल लगाएंगे, प्लुरल की वर्ब हमारी लगेगी, जो कि आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, और दिया गया है आर मीविंग और वर मीविंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आर भी हो जाएगा और वर भी हो जाएगा, दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर एक एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल दिया गया हो और दूसरे के साथ में आर्टिकल नहीं दिया गया हो, उस कंडीशन पर ये दोनों एक ही कंसीडर किए जाएंगे, और उस कंडीशन पे जो हमारी वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, यानी कि ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाता, इस वाला, अगर कंडीशन ये होती तो। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड। पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक इफ यू कम हियर आई स्पेस टीच यू। सो द राइट आंसर गोज टू वुड हैव, विल या फिर शुड। कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर फिल करेंगे जिससे ये सेंटेंस हमारा सही हो जाए। चलिए, ओके, संजय यादव बिल बता रहे हैं, और लगभग मोस्टली सभी कैंडिडेट का बिल आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, नीतीश का भी बिल आ रहा है, सभी का। तो देखिए ये कंडीशन दी गई है, इफ हमारे जो कंडीशनल सेंटेंस है उनमें क्या कंडीशन है, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ के साथ में जो क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस का हो, तो दूसरा जो क्लॉज हमारा होगा, जो मेन क्लॉज होगा, वो किसमें होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। सिंपल फ्यूचर मतलब विल वाला होगा। नोट कर लीजिएगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इफ यू कम हियर, अगर तुम यहां पर आते तो मैं क्या करता, मैं तुम्हें पढ़ाता, आई विल टीच यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस आई हैव अ लाइक। ये अंडरलाइन वर्ड है लाइक फॉर हिम, तो ये क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है। आपको बताना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका सेंस निकालना है। आई हैव अ लाइक फॉर हिम, तो ये जो लाइक है किस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको ये बताना है। चलिए अनुराधा बिल बता रहे हैं, सभी लोग बताएं जल्दी जल्दी से। तो चेक कर दिए कि वैसे तो लाइक हमारा क्या होता है, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है, पसंद करना। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, तो लाइक को हम एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज अ प्रीपोजिशन भी यूज कर सकते हैं लाइक को। तो यहां पर ये जो है आई हैव अ लाइक, क्योंकि यहां पर आर्टिकल दिया गया है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल हमारा ए, कोई भी आर्टिकल हो ए एंड द में से, वो हमेशा नाउन के पहले ही लगेगा। इसके पहले लगेगा, नाउन के पहले ही लगेगा। तो अ लाइक, तो ये यहां पर क्या है, हमारा नाउन हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब ये है पसंद। ठीक है ना, एक है पसंद और दूसरा है पसंद करना। ये वर्ब है पसंद करना, और पसंद क्या है हमारी, ये नाउन है। आगे बढ़ते हैं, यूज नाउन, हमें नाउन का प्रयोग करना है इन प्लेस ऑफ द वर्ब। वर्ब की जगह पर हमें नाउन का यूज करना है। हमारे पास सेंटेंस है, ही नोज इंग्लिश वेल, ही नोज इंग्लिश वेल, तो क्या आंसर हो जाएगा, ही इज अ गुड लर्नर ऑफ इंग्लिश, ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन ऑफ इंग्लिश, ही इज अ नॉलेज्ड पर्सन ऑफ इंग्लिश,
he has a good knowledge of English. Which of the following option is correct according to know which is the right answer of this question? क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। बता रहे हैं संजय का ऑप्शन डी आ रहा है, मोस्टली कैंडिडेट का ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए तो देखिए नो का मतलब क्या होता है जानना, सिंपल सा वर्ड है नो मतलब जानना। नो का हमारा नाउन क्या बन जाएगा सभी को पता है, नो का नाउन क्या बन जाएगा नॉलेज। तो यहां पर क्या है लर्नर है ये हमारा नहीं होगा, नॉलेजेबल ये नहीं होगा, नॉलेज्ड ये भी नहीं होगा, अ गुड नॉलेज तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद। तो चलिए टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर, टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर ही, उसके बाद स्पेस है राइटिंग ऑन इट। कौन सा वाला ऑप्शन फिल करेंगे, वाज राइटिंग ऑन इट, स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट, हैड बीन राइटिंग ऑन इट और हैज बीन राइटिंग ऑन इट। बताइए यहां पर हम कौन सा वाला ऑप्शन फिल कर देंगे जिससे ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। चलिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे कि आने वाली क्लासें आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाया करें। तो आप लोगों तक शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता हो तो इसके लिए आप लोग RR अकेडमी फिरोजाबाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जितने भी क्लासेस के लिंक है वो पेस्ट कर देता हूं जिससे आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। तो टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर यानी कि कागज लेकर, कागज का एक टुकड़ा लेकर या पेपर लेकर उसने क्या किया, ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट, उसने इस पर लिखना शुरू कर दिया। क्लियर है। कोई मुझे बताएगा व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस दिस इज, ये किस तरीके का सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये किस तरीके का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बताइएगा तीनों में से ये जो सेंटेंस है टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट, ये किस तरीके का सेंटेंस बन गया हमारा, जल्दी जल्दी से बताएं मुझे। टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट किस तरीके का सेंटेंस है, ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बताइएगा सिंपल सेंटेंस है, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। सिंपल सेंटेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होती है, बाकी चाहे कुछ भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या है टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर, टेकिंग क्या है पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है यहां तक हमारा ये है और ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ये क्या है मेन वर्ब। सब्जेक्ट और मेन वर्ब एक ही एक है, इसका मतलब ये क्या हो गया सिंपल सेंटेंस हो गया, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक, ही मस्ट वर्क हार्ड स्पेस दिस ईयर। तो क्या करेंगे हम, शो दैट ही पास दिस ईयर, फॉर पास दिस ईयर, टू पास दिस ईयर या गेट पास दिस ईयर। कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, ही मस्ट वर्क हार्ड स्पेस दिस ईयर। बताइएगा। चलिए संजय ऑप्शन ए बता रहे हैं, अनुराधा सिंपल, सिंपल वालों का बिल्कुल ठीक था, नीतीश ब्लॉग, अनुराधा स्टार्टेड, बनानी ऑप्शन सी बता रहे हैं। तो देखिए यहां पर देखिए पहले दिया गया शो दैट ही पास, अगर हम इसको सही करना चाहते तो इसमें क्या होता, शो दैट ही में पास, शो दैट ही में पास, तो ये सही हो सकता था। यहां पर मे नहीं लगा हुआ इसलिए ये गलत है। फोर पास होता नहीं है, फोर के साथ में प्रीपोजिशन यानी फॉर प्रीपोजिशन के साथ में आईएनजी लगा हुआ हमारा नाउन होना चाहिए। टू पास और गेट पास, गेट पास गलत वर्ड है, हमारा जो आंसर हो जाएगा इनफाइनेटिव विद टू पास हो जाएगा, ठीक है ना, टू पास। ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए इस साल पास होने के लिए या इस साल पास करने के लिए। अगला क्वेश्चन है चूज द क्लॉज इन द सेंटेंस, आपको बताना है दिए हुए सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस वी हेल्प हिम, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या बोथ बी एंड सी, मतलब कि एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस वी हेल्प हिम, इसमें कौन सा क्लॉज है सेंटेंस में। अनुराधा बता रही है ऑप्शन डी,
चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे अब आप लोग? सबसे पहले तो हमें ये तो कंफर्म है ही है कि ये क्या है, अनलेस दिया गया है, मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें इनमें से कोई एक क्लॉज जरूर होगा, ठीक है ना, कोई एक क्लॉज जरूर होगा। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मे बी के अगर 2 क्लॉजेस हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग क्लॉज हो सकता है, नाउन क्लॉज अलग हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज अलग हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज अलग हो सकता है। बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्लॉज हैं, एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है। तो ये पूछा गया कि सबऑर्डिनेटिव जो क्लॉज है वो किस तरीके का क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो देखिए ये हमारा क्या है, मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज की वर्ब क्या है, सक्सीड, पास होना। मेन क्लॉज के वर्ब को मॉडिफाई करता हुआ अगर कोई सब क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है तो वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। सक्सीड यानी कि पास होना, कब, अनलेस वी हेल्प हिम, अगर हम उसकी सहायता नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर वाज नो रोप वेयर बाई, ये कंप्लीट एक ही है, वेयर बाई द बोट माइट बी टाइड टू द रिवर बैंक इज अ, यानी कि ये जो सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक, ये किस तरीके का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों है। ये चेक कर लीजिएगा आसानी से, उसके बाद में बताइएगा। चलिए इसको चेक कर लीजिए। अब हमने सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक ही क्या होती है, मेन वर्ब होती है, ठीक है ना, वन सब्जेक्ट और वन मेन वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में 2 सिंपल सेंटेंस होते हैं। कितने होते हैं, 2 सिंपल सेंटेंस होते हैं और उनको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, एडेड बाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है और एक क्या होता है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होता है। मेन क्लॉज फ्री होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित होता है मेन क्लॉज के ऊपर, यानी कि बिना मेन क्लॉज के सबऑर्डिनेटिव क्लॉज हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। सबऑर्डिनेटिव क्लॉज को या तो रिलेटिव एडवर्ब से या रिलेटिव कंजक्शन से या फिर किसी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर ही जो दिया गया है वेयर बाई, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, दैट इज बाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, नोट कर लीजिएगा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, अजीत इज वन ऑफ दोज हु स्पेस मी नॉट टू अटेंड द क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को, कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अजीत इज वन ऑफ दोज हु, यहां पर हमको वर्ब फिल करनी है, मी नॉट टू अटेंड द क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है सभी को, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी बता रहे हैं, तो अजीत इज वन ऑफ दोज, यहां पर हम क्या फिल करेंगे, हैव एडवाइस करेंगे, एडवाइजेस करेंगे, एडवाइस करेंगे, हैव बीन एडवाइस करेंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। किसी का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए तो देखिए यहां पर दिया गया अजीत इज वन ऑफ, अजीत क्या है, एक है, वन किसका, ऑफ दोज, उन लोगों का। अब दोज के लिए जो कंजक्शन रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया वो क्या है, हु, दोज के लिए यूज किया गया है। अब जब दोज के लिए यूज किया गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो आपकी प्लुरल वर्ब आएगी, ठीक है। प्लुरल वर्ब क्या है यहाँ पर, हैव एडवाइस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और दिया गया है एडवाइस, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाई मिस्टेक यहाँ पर 2 हमारे करेक्ट हो गए हैं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट रहेंगे यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा। यानी हैव एडवाइस ये भी प्लुरल में है और एडवाइस ये भी प्लुरल में है। तो अजीत इज वन ऑफ दोज हु हैव एडवाइस मी टू द अटेंड क्लास, यानी कि अजीत उन लोगों में से एक है जो लोग क्या किए थे, मुझको एडवाइस दिए थे क्लास नहीं लेने के लिए, ठीक है ना।
और यहां पर ये हो जाएगा कि अजीत उन लोगों में से एक है जिन लोगों ने जो लोग मुझे सलाह देते हैं क्लास नहीं लेने के लिए, यानी एक प्रेजेंट में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, और एक प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा, दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस आर। सेंटेंस हमारा है वी कांट लिव विदाउट फूड एंड ड्रिंक। तो यहां पर जो दिया गया है फूड और ड्रिंक, ये किस तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या है ये, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या ए एंड बी दोनों है। तो यहां पर क्या दिया गया विदाउट, और ये हमारा क्या है प्रीपोजिशन है। यू नो वेरी वेल कि प्रीपोजिशन के बाद में ज्यादातर हमारा क्या आता है, नाउन आता है। तो ये क्या दिया गया फूड एंड ड्रिंक, ठीक है ना, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दोनों हमारे क्या है नाउन है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमन इज स्पेस मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। हम यहां पर क्या फिल करेंगे, ए मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज, द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज, नॉट मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज, या फिर वेरी मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। क्वेश्चन नंबर 11 बताना सभी को कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, लाइक कर दिया, सभी लोग लाइक कर दिया करें, इससे अच्छा लगता है। बिहार झारखंड सफारी ऑप्शन बी बता रहे हैं। चेक कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से। पहले तो इसकी कंडीशन समझ लीजिए, सेंटेंस में हमारा क्या एक्स्ट्रा है। तो यहां पर दिया गया है ऑफ द टू। जब किसी सेंटेंस में आ जाए ऑफ द टू और कंपेयर किया जाए, यानी ऑफ द टू में कंपेयर किया जाए, तो हमारा जो कंपैरेटिव एडवर्ब होता है उसके साथ में हम क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इंप्रूव द अंडरलाइन वर्ड इफ नेसेसरी। ये सेंटेंस है हमारा यहां से लेके यहां तक, इसमें ये वर्ड आया है सपोर्ट। पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद में अकॉर्डिंग टू द सेंस इस वर्ड को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है अगर आवश्यकता हो तो, और नहीं आवश्यकता हो तो इसे ऐसा कैसे ही छोड़ देना है। तो द लॉयर्स एसोसिएशन हैज गॉन ऑन अ इंडेफिनिट स्ट्राइक, यानी कि लॉयर एसोसिएशन है वो एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है, सपोर्ट ऑफ देयर राइट, अपने अधिकारों के लिए। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसे इंप्रूव करना है। क्या करेंगे, ऑन सपोजिंग टू सपोर्टिंग, इन सपोर्ट ऑफ, या फिर नो इंप्रूवमेंट, ये सही है। क्या करेंगे इसमें, कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है। चल 11th को दोबारा बता दीजिए, 11th को। चलिए पहले इसका आंसर देख लीजिए, उसके बाद 11th को बताते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आ रहा है, सी आ रहा है, सभी का ऑप्शन बी एंड सी आ रहा है। तो ये क्या है, सपोर्ट स्ट्राइक। अब ना तो यहाँ पे यानी ना तो यहाँ पर टू लगा हुआ है, ठीक है ना, ये बेयर इनफाइनेटिव तो है नहीं है, ये तो हमें कंप्लीट पता ही है कि यहाँ पर ये इनफाइनेटिव के तौर पे यूज किया गया है। अब ये सपोर्ट जो है ये बेयर इनफाइनेटिव नहीं है, मतलब इसके साथ में बिना टू के यूज नहीं कर सकते, इसके साथ टू का लगा होना जरूरी है। तो टू सपोर्टिंग दिया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, एज ए नाउन इसको यूज कर सकते हैं। तो नाउन के लिए हमें क्या करना है, इन सपोर्ट ऑफ, ये करना है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है सुमन इज मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। अगर किसी सेंटेंस में जो कंपेयर करना है ना, जैसे कि सिंगल तौर पे हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे से यानी 1 by 1 कंपेयर करते हैं कि यह उससे ज्यादा सुंदर है, ठीक है ना, यह उससे ज्यादा सुंदर, मतलब एक व्यक्ति की दूसरे से कंपेरिजन करते हैं। लेकिन कंडीशन है जो ऑफ द टू और एक्स वाई जेड यहां पर कुछ भी हो, तो उस कंडीशन पे जो रिलेटिव जो हमारा कंपैरेटिव एडवर्ब है उसके साथ में हम दा लगा देते हैं, अगर मोर आया हो तो। ये कंडीशन बताई थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ आई वर यू आई वुड डू इट एट वंस। तो हमें यहाँ पे वुड को क्या करना है, इंप्रूव करना है। अगर आवश्यकता हो तो इंप्रूव करना है, आवश्यकता नहीं हो तो ऐसा का ऐसा ही छोड़ देना है। तो क्या करेंगे, वाज, आई वाज डू इट एट वंस, वुड हैव डू इट एट वंस, वुड बी डू इट एट वंस, और नो इंप्रूवमेंट। क्या कर देंगे यहां पर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में। नो इंप्रूवमेंट, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, जिनका आंसर आ रहा है नो इंप्रूवमेंट। क्यों,
क्योंकि जो कंडीशन दी गई है कि इफ के बाद में जो क्लॉज है वो कैसा हो, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो आने वाला जो क्लॉज होगा वो किस में होगा, वो वुड वाला होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, वुड वाला होगा, नोट कर लीजिएगा, मतलब कि फ्यूचर पास्ट होगा। क्लियर, चलिए तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंप्रूव द अंडरलाइन वर्ड इफ नेसेसरी, दे सेट अ स्ट्रॉन्ग गार्ड, लीस्ट एनीवन कुड एस्केप। तो क्या कर देंगे, यहां पर कुड की जगह पर हमें इंप्रूव करना है, अगर हम कर पाए तो वुड हो जाएगा, माइट हो जाएगा, शुड हो जाएगा, या फिर नो इंप्रूवमेंट रहेगा। इसमें भी क्या करेंगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। जी हाँ बिल्कुल ठीक, ओके संजय। चलिए बनानी, मनोज, सुनील, पार्थ, इम्तियाज आलम, शुड हो जाएगा एग्जैक्टली। लिस्ट के साथ में हमेशा शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लिस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, एडवर्ब है, और इसके साथ में हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, नोट याद रखिएगा। तो लिस्ट कुड की जगह पर क्या करेंगे, शुड कर देंगे, लिस्ट शुड। दे सेट अ स्ट्रॉन्ग गार्ड, उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर गार्ड रखा है किसी चीज की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। लीस्ट एनीवन शुड एस्केप, जिससे कि कोई व्यक्ति बचकर भाग नहीं पाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स नॉट पीपल ऑफ रीडाउटेबल। तो रीडाउटेबल को हमें इंप्रूव करना है, अगर इंप्रूव हो जाए तो डाउटिंग, डाउटफुल, डाउटलेस या नो इंप्रूवमेंट, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में रीडाउटेबल को हम इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं, सेंस लगाइए, कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो नो इंप्रूवमेंट लगा दीजिए। सर लिटरेचर का क्लास भी ले आइए, लिटरेचर का क्लास कल आएगा 9 बजे, ठीक है ना। कल लिटरेचर के क्लास में आपका क्या कराएंगे, किंग लियर के एमसीक्यूज कराने जा रहे हैं 9 बजे, ठीक है। सो देखिए रीडाउटेबल, ये जो वर्ड है ये कोई करेक्ट वर्ड नहीं है, ठीक है ना। रीडाउटेबल, हमारा जो करेक्ट वर्ड है वो है डाउटफुल। क्या है, डाउटफुल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। नो सूनर डिड द स्पेस देन द ऑडियंस बर्स्ट इनटू अप्लॉज। तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे इस जगह पर, प्ले एंडेड, प्ले एंड, प्लेइंग एंडेड या प्लेड एंडेड। क्वेश्चन नंबर 16 में नो सूनर डिड द स्पेस को फिल करना है हमें, कौन सा वाला ऑप्शन हमारा फिल हो जाएगा बताइएगा। इन्वर्जन वाला क्वेश्चन है ये किसी का गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है इंग्लिश का जिसमें ग्रामर हो और इन्वर्जन का कोई क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, नो सूनर दिया गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो नो सूनर डिड, डिड दिया गया है। अब डिड दिया गया मतलब पास्ट का तो टेंस है, बट यहाँ पर जो वर्ब आएगी, ठीक है ना, वर्ब आएगी वो किसकी आएगी, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर दिया गया है प्ले, प्ले हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंडेड वर्ब हो गई जो कि सेकेंड फॉर्म में, तो ये नहीं होगा। प्ले सब्जेक्ट हो गया, एंड वर्ब हो गया जो कि V1 है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। नो सूनर डिड द प्ले एंड, यानी कि प्ले समाप्त भी नहीं हो पाया था तब तक तो ऑडियंस ने अप्लाउज यानी कि तालियां बजाना शुरू कर दी थी। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन है 17। सिंस ही वाज नॉट वेल यस्टरडे, ही, इसके बाद है खाली जगह, अटेंड द ऑफिस। तो सिंस ही वाज नॉट वेल यस्टरडे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए, तभी तो आप उस ऑप्शन को फिल कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, वाज नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, सॉरी ऑफिस, कैन नॉट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस, या कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस, और वर नॉट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस। कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर फिल हो जाएगा, इनमें से, चारों में से। चलिए रचना ऑप्शन सी बताने, संदीप, सभी का मोस्टली ऑप्शन सी आ रहा है, मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना। तो क्योंकि ही वाज नॉट वेल यस्टरडे, क्योंकि वो कल स्वस्थ नहीं था, अच्छा नहीं था, ठीक है। तो क्या किया उसने, ही वाज नॉट एबल टू
अटेंड द ऑफिस, वह ऑफिस अटेंड करने के एबल यानी कि योग्य नहीं था। अब यहां पर देखिए कैन नॉट बी दिया गया है, कुड नॉट बी दिया गया है और वर नॉट बी दिया गया है, केवल एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगेन क्वेश्चन दिया गया है द फैक्ट दैट ही इज नोन ओनली टू वेरी फ्यू पीपल। तो एक फैक्ट ऐसा है कि ही कैन नॉट बी एबल टू सिंग, ही कुड नॉट बी एबल टू सिंग, ही वाज नॉट बी एबल टू सिंग और ही इज नॉट एबल टू सिंग। यानी कि एक ऐसा फैक्ट है जो हमें बताना है, ये इनमें से एक फैक्ट है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो कौन सा वाला फैक्ट है वो आपको बताना है जल्दी जल्दी से। चलिए मनोज शर्मा, सॉरी सर, वाई यू आर सेइंग सॉरी। मौसमी पेन ऑप्शन सी आ रहा है, श्रुतिधर ऑप्शन डी बता रहे हैं। ठीक है, तो चेक करिए। अभी तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना, कैन नॉट बी के साथ में ये बी नहीं आएगा, कुड नॉट बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन है कैन नॉट बी एबल, कैन नॉट बी एबल, ठीक है, कुड नॉट बी एबल, वाज नॉट बी एबल, इज नॉट एबल टू सिंग। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। द फैक्ट दैट यानी कि यह बात कि वह कैसा नहीं है, गाना गाने के योग्य नहीं है, यह फैक्ट कि वह गाना गाने के योग्य नहीं है, इज नोन ओनली टू वेरी फ्यू पीपल, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आई आस्क्ड द आर्किटेक्ट व्हाट कलर ही, फिर हमें फिल करना है यहां पर व्हाट कलर ही और वॉल विद। तो क्या करेंगे, वुड पेंटेड, विल पेंटेड, वुड पेंट और वुड बी पेंटिंग। कौन सा वाला ऑप्शन फिल करेंगे जल्दी जल्दी से बताइएगा। आई आस्क्ड द आर्किटेक्ट, ठीक है, आई आस्क्ड द आर्किटेक्ट, मैंने आर्किटेक्ट से पूछा कि कौन सा कलर फिल करोगे किस पर, दीवार पर। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है सभी को। मैंने एक फैक्ट आपको लास्ट डे बताया था कि जितने भी मॉडल वर्ब हैं उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, समझ लेना इसमें। तो यहां पर देखिए वुड पेंटेड दिया गया है, मतलब ये फिट नहीं होगा। विल पेंटिंग दिया गया, ये भी फिट नहीं होगा। वुड पेंट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। जितने भी मॉडल वर्ब हैं, ठीक है ना, जितने भी मॉडल वर्ब हैं उन सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर उनके बीच में हैव नहीं आया हो तो। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आई आस्क्ड द आर्किटेक्ट व्हाट कलर ही वुड पेंट द वॉल विद, मैंने आर्किटेक्ट से पूछा कि वह दीवार पर कौन सा कलर करेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पास्ट में है तो विल की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 है फिल इन द ब्लैंक। यू कैन इफ यू हैव अ लिटिल पेशेंस। तो क्या कर सकते हैं, कैन आया है, ठीक है ना, लर्न स्विमिंग, लर्नड स्विमिंग, लर्नेड स्विमिंग और लर्न स्विमिंग, कौन सा वाला करेक्ट रहेगा। अभी अभी जस्ट बताया था मैंने, आप लोगों ने शायद ध्यान से सुना हो, लिटरेचर में फास्टिंग फीस्टिंग बाई अनीता देसाई का वीडियो डालने वाले हैं क्या। फास्टिंग फीस्टिंग तो करा दिया हमने, अच्छा ओपन क्लास में या फिर उसमें एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में हम करा चुके हैं फास्टिंग फीस्टिंग। सो ये क्या है, कैन है जो कि एक मॉडल वर्ब है और इसके साथ में हमने अभी बता दिया था कि V1 आएगा, क्या आएगा V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यू कैन लर्न स्विमिंग, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज राहुल इज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो हमें बताना है हैप्पी क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर बोथ बी और सी, मतलब एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। राहुल इज एक्सट्रीमली हैप्पी, हैप्पी क्या है, हैप्पी क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज हैप्पी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, आपको बताना है। चलिए गायत्री, रवि पूजा एडजेक्टिव बता रहे हैं, संजय यादव और झारखंड सफारी सी बता रहे हैं। चलिए
देखिए यहां पर हमें कैसे डिसाइड करना है कि ये है क्या। बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब दी गई है, ठीक है ना, तो भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इससे भी समझ सकते हैं एक्सट्रीमली क्या है, हमारा एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। और एडवर्ब के बाद में कभी भी क्या नहीं आ सकता, नाउन नहीं आ सकता, ठीक है। एडवर्ब के बाद में क्या आएगा, या तो एडवर्ब आएगा, ठीक है, अगेन एडवर्ब आएगा, या फिर एडवर्ब नहीं होगा तो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। और एडजेक्टिव भी नहीं होगा तो क्या जाएगा, वर्ब आएगा। नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर ना तो वर्ब है ना एडवर्ब है, ये सिंगल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, इट इज एक्सपेंसिव फॉर अस। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, तो इट इज एन एक्सपेंसिव फॉर अस, इट इज टू मच एक्सपेंसिव फॉर अस, इट इज द एक्सपेंसिव फॉर अस, और इट इज मच टू एक्सपेंसिव फॉर अस। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 में, बताइएगा। चलिए, श्रुतिधर, मौसमी, रचना, गायत्री, टू मच आ रहा है, टू मच। देखिए टू मच, टू मच के साथ में क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं, ठीक है ना। टू मच के साथ में क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं। मच टू के साथ में क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। अब यहां पर देख लीजिए क्या है, एक्सपेंसिव क्या है, एक्सपेंसिव क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगाएंगे, मच टू लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। मतलब यह है कि अगर हमारा नाउन दिया गया तो नाउन से पहले हम टू मच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव से पहले हम क्या करते हैं, मच टू का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, टू मच और मच टू। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए, इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हैव आई टोल्ड यू लेटली, ठीक है, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं। हैव आई टोल्ड यू लेटली दैट ही इज कमिंग हियर टुमारो। नेक्स्ट है लेटली, हिज एफर्ट्स वर मोर इफेक्टिव देन एनीबॉडी एल्स। नेक्स्ट दिया है शी हैज नॉट बीन लुकिंग टू वेल लेटली। और लास्ट में दिया है ऑल ऑफ दिस। तो इन तीन सेंटेंस में से कौन सा वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, या फिर ये तीनों के तीनों सेंटेंस हमारे सही हैं, बताइएगा। चलिए, इंद्रपाल ऑप्शन डी और बनानी 23rd ऑप्शन नंबर ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सस्मिता ऑप्शन बी बता रही है, तो चेक कर लीजिए इसकी कंडीशन क्या होती है। लेटली एक एडवर्ब है, मतलब देरी से। क्या है, देरी से। यहां पर लेटली लगाया मैंने, यहां पर लेटली लगाया मैंने, और यहां पर लेटली लगाया मैंने। तीनों में क्या कॉमन है, आपने कुछ देखा। कॉमन ये है कि हैव आई टोल्ड यू लेटली, यहां से यहां तक ये हमारा एक क्लॉज है। लेटली हिज एफर्ट्स वर मोर इफेक्टिव देन एनीबॉडी एल्स, ये पूरा ही हमारा एक क्लॉज है। शी हैजंट बीन लुकिंग टू वेल लेटली, ये पूरा एक क्लॉज है। तो यहां से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हैव आई टोल्ड यू लेटली, कि लेटली जो एडवर्ब है वो या तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा, सॉरी क्लॉज के लास्ट में आएगा, या तो क्लॉज के लास्ट में लगा होगा। अगर लास्ट में नहीं होगा तो कहां लगा होगा, शुरुआत में लगा होगा, यहां लगा होगा। मतलब इन द बिगिनिंग और एट द लास्ट ऑफ द क्लॉज। क्लॉज बोल रहा हूं, सेंटेंस नहीं बोल रहा। ये क्लॉज है यहां से लेके यहां तक, तो ये लास्ट में आया है, या तो ये यहां हो सकता था, ये यहां हो सकता है, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन ये पूरा एक क्लॉज है यहां तक। तो क्लॉज के या तो लास्ट में आएगा या शुरुआत में आएगा, कहीं पर भी ये लिटरली बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, मतलब तीनों ही सेंटेंस हमारे सही है। ये शुरुआत में है, ये लास्ट में है, और ये भी लास्ट में है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। राकेश इज स्पेस टू हेल्प इंडियन गवर्नमेंट, तो मोर रिच, इनफ रिच, रिच इनफ, और नन ऑफ दीज। बताइएगा कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, श्रुतिधर ऑप्शन सी बता रहे, बनानी सी आ रहा है, सभी का सी आ रहा है।
तो चेक कर लीजिए, राकेश इज, ठीक है ना, टू हेल्प इंडियन गवर्नमेंट, कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी से तुलनात्मक कंडीशन नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो राकेश इज मोर रिच नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन कंपैरिजन की नहीं है। इनफ रिच और रिच इनफ और नन ऑफ दिस, तो या तो इनफ रिच होगा या रिच इनफ होगा। अब मुझे बताना है सभी लोगों को कि रिच क्या है, रिच क्या है, नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, ये क्या है, नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, फटाफट फटाफट बताइएगा कि रिच क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है। रिच क्या है, रिच नाउन है। अच्छा, अगर मैं कर देता हूं द रिच, क्या कर देता हूं, द रिच, तो ये हो गए अमीर लोग, क्या हो गए, अमीर लोग। फिर भी ये क्या रहा, फिर भी ये एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। अगर मैंने कहा रिच, रिच का मतलब है अमीर, क्या है, अमीर, तब भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था, अगर हमारा एडजेक्टिव है, समझ लीजिएगा, और एडजेक्टिव है तो उसके बाद में हमारा इनफ आएगा, और अगर हमारा नाउन है तो नाउन से पहले आएगा, ठीक है। इनफ रिच, अगर यहाँ पे नाउन होता तो ये होता, और ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके बाद में इनफ आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, एडजेक्टिव प्लस इनफ, ठीक है ना, और इनफ प्लस नाउन, अगर ये नाउन होता तो ये ठीक था। तो रिच हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, दैट इज वाई इनफ इसके पीछे लगेगा। एडजेक्टिव के बाद में इनफ लगता है, नाउन से पहले इनफ लगता है। क्लियर है, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक, मोहन स्पीक्स इंग्लिश स्पेस देन रोहित। तो बताना है फ्लुएंट, मोर फ्लुएंट, मोर फ्लुएंटली और द मोर फ्लुएंटली। क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बताना सभी को, मोर फ्लुएंट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए फ्लुएंट क्या है, फ्लुएंट क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, अभी तो आप लोग इसका डिसाइड कर पाएंगे कि क्या लगेगा। तो फ्लुएंट हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। तो मोहन स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट, तो स्पीक्स यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। मोर फ्लुएंट, ये भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव है। मोर फ्लुएंटली, तो मोहन स्पीक्स इंग्लिश मोर फ्लुएंटली, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। द मोर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर ऑफ द टू वाली कंडीशन नहीं आ रही और रैपिडनेस की कंडीशन नहीं आ रही, रैपिड ग्रोथ की कंडीशन नहीं आ रही, ठीक है ना। द हम उस कंडीशन पे करते हैं जब ऑफ द टू, ठीक है ना, या फिर रैपिड प्रोग्रेस हो किसी चीज में, तो हम दा का यूज करते हैं कंपैरेटिव एडवर्ब के बाद में। केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, मोर फ्लुएंटली। मोहन स्पीक्स इंग्लिश मोर फ्लुएंटली देन रोहित। फ्लुएंटली क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, ये क्या है, ये एडवर्ब है। ये पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तभी तो आप लोग किसी सेंटेंस को सही कर पाएंगे। जहां पर ये गलती हुई कि कौन सा वर्ड क्या है, वहीं पर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि दिए हुए सेंटेंस का कौन सा फ्रेगमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए सर पढ़ा दीजिए ना, गायत्री कुमारी, ये तो एप्लीकेशन पर भी पढ़ा हुआ है, आप लोग एप्लीकेशन में जाकर देखिएगा, सारी चीजें कंप्लीट करा चुका हूं मैं, आप बड़ी आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो रमेश विल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एदर वाई, या तो खरीदेगा, देखिए रमेश विल एदर भाई, रमेश या तो खरीदेगा लेंसेज, रमेश या तो खरीदेगा लेंसेज और स्पेक्टिकल्स, यानी कि ये भी स्पेक्टिकल्स भी बाई मिस्टेक यहाँ पे गलत हो गया है, दोनों चीजें एक ही हैं बट मैंने और से जोड़ दी है, फॉर हिम। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है आप लोगों ने नोटिस किया, मिस्टेक ये है कि यहाँ पर यूज ये किया गया है एदर और का, एदर
और का यहां पर यूज किया गया है। अब एदर और का यूज हम कब करते हैं? हम दो यूनिट के बीच में एक चीज को यानी कि सिलेक्ट करते हैं, तब लगाते हैं। तो ये उसी चीज के बीच में लगाते हैं जिन दोनों चीज के बीच में हमें सिलेक्शन लेना है। तो यहां पर एदर लगाया गया है बाई, यानी कि वर्ब के पहले, वर्ब के पहले। तो ये और जो लगेगा ये भी वर्ब से पहले लगना चाहिए था, एदर बाई। अब यहां पर वर्ब तो केवल एक ही है, तो एदर वर्ब से पहले लगने का कोई सवाल ही नहीं है। अब एदर कहां लगना चाहिए? हमने दो चीज खरीदी है, लेंसेज और क्या, स्पेक्टिकल्स। तो हम करेंगे एदर लेंसेज, क्या कर देंगे, एदर लेंसेज, और दूसरी चीज क्या है, और स्पेक्टिकल्स, और स्पेक्टिकल्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गलत क्या रहा इसमें? रमेश विल एदर बाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत रहेगा। बाई को इधर कर देंगे, बाई को इधर कर देंगे और एदर को इधर कर देंगे। तो फ्रेगमेंट बी वाला हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, यानी एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसका नेम सेम वही हो जो दूसरे का रहा हो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या है, सीडोनिम, नेम शेक, रिलेटिव या सक्सेसर, क्या कहेंगे इस एक्सप्रेशन के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, ओके, कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं। कल तो क्लियर कराएंगे, ठीक है ना, कल तो क्लियर होगा एप्लीकेशन पे, सॉरी यूट्यूब पे 9 बजे कल क्लियर कराएंगे। उसके बाद में देखते हैं फास्टिंग फिस्टिंग को। ऑप्शन ए आ रहा है, गुड। सॉरी, ऑप्शन ए क्यों हो जाएगा, स्टूडेंट नेम क्यों हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेम सेक, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लिए, नेम सेक, ठीक है ना। अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम, तो इसका मतलब क्या है, सेम नेम एज अनदर, यानी कि इन्हीं दो चीजों का सेम नेम होना, उसे हम नेम शेक कहते हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी कि किसी गलत काम करने के लिए दंड मिलना, एक न्यायपूर्वक दंड मिलना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, डैंडी, नेमिसिस और प्रोडिगी या फिर वेगन। क्वेश्चन नंबर 28 बताना है। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, हिंदी में जिसको कहते हैं एक ऐसा पनिशमेंट, एक ऐसा दंड जो किसी दुष्कर्म के लिए नियत किया गया हो, मतलब जो मिलना तय है, उसे कोई नकार नहीं सकता हो, उससे छुटकारा मिलना आसान नहीं हो, तो उसे बोलते हैं हम नियति। क्या कहते हैं? नियति। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट, नेमिसिस, दिस इज द राइट वन। जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। मोहम्मद इम्तियाज आलम, ऑप्शन बी। बनाने शी बता रहे हैं मौसमी, जिनका ऑप्शन बी था बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, नियति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन रन आउट ऑफ स्टेम। रन आउट ऑफ स्टेम, इसका मतलब क्या होता है रन आउट ऑफ स्टेम का? लूज इम्पेटस और एंथुसियाज्म, टू कीप गोइंग इवन आफ्टर लूजिंग ऑल एनर्जी, हैव नो मोर फंड्स टू प्रोसीड एनी फर्दर और बिल्ड इंटरेस्ट एज यू गो अलोंग। मतलब ये है लूज इम्पीटस और एंथुसियाज्म, यानी कि प्रेरणा और साहस खो देना। टू कीप गोइंग इवन आफ्टर लूजिंग ऑल एनर्जी, यानी कि पूरी एनर्जी खत्म हो जाए फिर भी चलते चले जाना। हैव नो मोर फंड्स, किसी काम को करने के लिए फंड्स नहीं रहना, ठीक है ना। बिल्ड इंटरेस्ट एज यू गो अलोंग, यानी कि रुचि और बढ़ते जाना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा रन आउट ऑफ स्टेम्स का? तो लूज एम्पिटस और एंथुसियाज्म, यानी प्रेरणा और साहस खो देना, जो क्यूरियोसिटी है उसका अंत हो जाना। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन व्हेन पिग्स फ्लाई। अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन पिग्स फ्लाई, तो क्या है ये? डे ड्रीमिंग अबाउट फैंसीफुल थिंग्स, यानी कि किसी फैंसीफुल चीज के बारे में दिवा स्वप्न देखना, ओके। या फिर टॉक नॉनसेंस व्हेन इंटॉक्सिकेटेड, यानी जब नशे में हो
नशे में हो कोई व्यक्ति तो नॉनसेंस करना, बदतमीजी करना। अनदर वे ऑफ सेइंग दैट एवरी डॉग हैज हिज डे, यानी कि यह कहने का दूसरा तरीका कि हर कुत्ते का एक दिन होता है, ठीक है ना। या फिर अ वे ऑफ सेइंग दैट समथिंग विल नेवर हैपन, या ये कहने का एक तरीका कि कोई चीज कभी हो नहीं सकती, मतलब किसी काम के न करने के लिए, न होने के लिए सर्टेनिटी करना कि ये हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, चलिए नीतीश ब्लॉग ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, नो 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 नो, तो ये है हमारा ऑप्शन डी, अ वे ऑफ सेइंग, यानी यह कहने का तरीका कि समथिंग विल नेवर हैपन, कि कोई चीज है जिसके बारे में बात हो रही हो वो हो नहीं सकती, ठीक है ना। चलिए व्हेन पिग्स फ्लाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें सारी की सारी क्लासेस के लिंक मैं अपलोड कर देता हूं। RR अकेडमी फिरोजाबाद, अगर आपको कोई पेड कोर्स लेना है तो भी आप RR अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन पे जाके पेड क्लासेस दे सकते हैं, सभी कोर्सेज आपके स्टार्ट हो चुके हैं।